शौहर वो इंसान होता है जो अपने साथ जुड़ी औरत को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन अगर शौहर अपने इस फ़र्ज़ को पूरा करने में नाकाम हो जाए तो औरत की ज़िंदगी बदतरीन बन जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा शौहर अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहा। इसने शौहर होने के बावजूद भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं की, बल्कि इसने खुद ही अपने वहशी बाप और भाई के आगे। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली थी। शादी की रात को लेकर मैं अपने आंखों में बहुत से सपने सजाए हुए थे। प्यार भरे अरमान अपने दिल में लिए मैंने ससुराल पहुंची थी। हर लोग ने मुझे किस्मत वाली ही करार दिया था, क्योंकि मेरे ससुराल में ना ही सास थी और ना ही नंदों के झंझट था। सिर्फ मेरे ससुराल में ससुर और बस एक जेठ ही रहते थे। मेरी सास मर चुकी थी और मेरा शौहर अपने बाप और भाई के साथ रहता था। जेठ भी शादीशुदा था, लेकिन अरसे पहले उनकी तलाक हो चुकी थी और उन्होंने कसम खा ली थी कि वो दोबारा फिर से शादी नहीं करेंगे। और मेरे चिच्चा और चची ने यही नसीहत दी थी कि मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस पूरे घर को और घर वालों को संभालोगी और इन्हें इज्जत दोगी और बदले में इनसे भी मोहब्बत हासिल करोगी और तुम्हें अच्छी तरह से ये सब कुछ निभाना होगा। तुम्हारा शौहर इरशाद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये रिश्ता तो मेरे चिच्चा ने तय किया था, क्योंकि चाची और चिच्चा को अपने बेटे के पास लंदन जाना था और मैं इन पर एक बोझ थी जिसे वो जल्द से जल्द अपने खंदों से उतारना चाहते थे। मेरे माँ बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था और तब से ही मैं चिच्चा के पास उनके घर ही रह रही थी। इसीलिए वो मेरी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि वो अपने बेटे के पास लंदन में सेटल होना चाहते थे। उनके टिकट भी बुक हो चुकी थी। मेरी शादी के 2 दिन बाद ही इन्हें लंदन जाना था। इसलिए मुझे चिच्चा ने बहुत से नसीहतें की थी और कहने लगे, तुम घर में सबका दिल जीत लेना, घर में अपना दिल लगा लेना और शौहर की इज्जत करना। अब शौहर ही तुम्हारा सब कुछ है। मैंने भी अपने शौहर को और इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था। मैं भी चाहती थी कि मेरा अपना घर हो और कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे भी इज्जत दे, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे और जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत भी करे। और यही सब ख्वाबों के साथ मैं अपने ससुराल पहुंची थी, तो मैं भी बहुत खुश थी। बहुत सालों के बाद मेरे रिश्ते और मेरा घर सब होने जा रहा था। चाची के घर में तो सब कुछ था, लेकिन मुझे नफरत के बिना कुछ नहीं मिला था। चाची के लिए तो मैं सिर्फ बोझ थी। वो तो मुझे बस अपना बोझ ही समझती थी और मुझे हमेशा से पराइयों जैसा ही रखा था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ससुराल को अपना बना लूं और ससुराल को अपना बनाकर कबूल कर लूं। आज शादी की रात थी और शादी की पहली रात मेरे कमरे में शौहर के बजाय पहले मेरे ससुर आए, तो इन्हें शादी की पहली रात ही अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हुई थी। फिर नजरें नीचे करके बैठ गई। मुझे तो कुछ शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठकर अपने शौहर यानी कि इरशाद का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस वक्त कमरे में ससुर को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुई थी। तभी वो मेरे करीब आकर बैठ गए। कहने लगे, मैं तुम्हारे शौहर का बाप हूँ, पहला हक मेरा है। मैं इनकी बात कुछ समझ नहीं। मैं इनकी तरफ ना समझे से देखने लगी तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने एक तोहफा मेरे आगे बढ़ाया। कहने लगे, ये तुम्हारे लिए है। मैंने शुक्रिया कहकर तोहफा कबूल कर लिया। वो मुझे कुछ देर तक बड़ी अजीब निगाहों से घूर रहे थे। फिर मुझसे कहने लगे, तुम में अपनी मरहूम बीवी की झलक नजर आ रही है, वो भी हमारी शादी वाले दिन तुम्हारी तरह ही जवान और खूबसूरत थी। अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनकर मैंने इनकी तरफ नजर उठाकर देखा। मेरे यूं देखने पर उन्होंने अजीब सा मुस्कुराए थे और फिर उठकर कमरे से चले गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ससुर की बातें बहुत अजीब सी लग रही थी। अगर इन्हें तोहफा देना ही था तो जब मैं रुखसत होकर लॉन्च में आई थी तब तो दे सकते थे ना। फिर इस वक्त कमरे में आने की क्या जरूरत थी। इरशाद के कुछ रिश्तेदारों ने भी मुझे रस्म के तौर पर तोहफे दिए थे, लेकिन इस वक्त मेरे ससुर ने कोई तोहफा नहीं दिया था। इस वक्त इनका इस तरह से मेरे बेडरूम में आना और इरशाद की जगह बेड पर बैठकर मेरे हुस्न की तारीफ करके मुझे तोहफा देना मुझे कुछ अजीब लग रहा था और मुझे इनसे बहुत शर्म भी महसूस हो रही थी। फिर थोड़े ही वक्त के बाद मेरा शौहर इरशाद कमरे में आया तो मैं फिर से चेहरे पर घूंघट डाले अपने आप में सिमट कर बैठी थी। वो आकर मेरे करीब बैठ गया और मुझे एक तोहफा देकर उसने एक ऐसी बात कही कि मैं हैरत से इसका चेहरा देखने लग गई थी। कहने लगा, उस्मा देखो,
मुझे खुश रखना तो तुम्हारा फर्ज है, लेकिन मुझसे पहले तुम्हें मेरे बाप और भाई को खुश करना होगा। अगर वो दोनों खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। मुझे तो अपने शौहर की इस तरह की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। अगर वो इस तरह से कहते कि तुम्हें मुझसे पहले मेरे बाप और भाई का ख्याल करना होगा तो ये गलत बात थी, लेकिन वो तो मुझसे किस तरह की बातें कर रहे थे कि मुझे इनके भाई और बाप को खुश करना होगा। वो कौन सी खुशी थी जो वो मुझसे अपने बाप और भाई को दिलवाना चाहते थे। मेरी हैरत से भरी नजरों को देखकर मुझसे कहने लगे कि मैं कोई भी नौकरी नहीं करता और ना ही मेरे पास कोई कमाने का जरिया है। मेरा बड़ा भाई जो भी कमाता है उसी से हमारा घर चलता है और मैं इनकी ही कमाई पर ऐश करता हूँ। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि अब्बा और भाई को खुश रखना, वरना मेरी अय्याशी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। भाई की बीवी को इस घर से गए हुए काफी महीने हो गए हैं, इसलिए मेरा बड़ा भाई अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता है और वो जब भी तुम्हें अपने कमरे में बुलाए तो तुम फौरन चली जाना। और हाँ, अब्बा भी मेरी माँ के बगैर तन्हा है। अगर इन्हें भी तुम्हारी जरूरत हो तो इनकी एक आवाज पर दौड़कर चली जाना, और मैं हरगिज भी नहीं चाहता कि उनके मुंह से मैं तुम्हारी शिकायत सुनूं और वो तुम्हारी वजह से खफा हो। मैं बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लूं। इरशाद ने मुझे ये कहते हुए सवालिया नजरों से देख रहा था और मैं बस इसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गले से आवाज निकालकर इससे पूछा था, क्या आप कोई नौकरी नहीं करते? तो वो एकदम से हंसा और मेरे सामने ही तकिया डालकर आधा लेट गया। फिर गौर से मेरे चेहरे को देखने लगा और फिर अपना हाथ मेरे होठों पर फेरा और बोला कि बाबा की इतनी अच्छी पेंशन आती है और भाई भी कमा लेता है तो मुझे नौकरी की क्या जरूरत है। भाई मुझे पॉकेट मनी भी देते हैं, घर बैठे ही मेरी सारी अय्याशी पूरी होती है। अब तुम भी आ गई हो, अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी संभालेंगे, बस तुम्हें सिर्फ इन्हें खुश करना होगा। इरशाद ने उस खुश लफ्ज पर इतना जोर दिया था कि मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। इनकी बात का यह मतलब था कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ता और इसीलिए मुझे इनके अब्बा की गुलामी करनी थी। फिर वो मुझसे कहने लगा, आज तो हमारी शादी की पहली रात है ना, तो आज तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और फिर कल से तुम्हें अब्बा के कमरे में जाना होगा और फिर भाई के कमरे में भी, और वो जो भी तुमसे कहेंगे करने के लिए तो तुम्हें इनकार करे बगैर खुशी से सब कुछ करना होगा। दोनों को खुश करने के बाद फिर मेरे पास चले आना। यह कहकर इरशाद ने मुझ पर झुककर अपना हक वसूल किया था और मैं बस इतनी बेबस थी कि ना चाहते हुए भी अपना आप इनके हवाले कर दिया था और इनकी बातों ने तो मुझे बदल के रख दिया था, बल्कि मेरे सारे अरमान खाक में मिल गए थे और एक लम्हे में ही मेरी हैसियत तदारक हो गई थी। इरशाद तो बहुत लंबे चौड़े जिसामत वाले खूबसूरत इंसान थे, लेकिन एक पल में ही वो मेरी नजरों से गिर गए थे और मैं एक ऐसी मजबूर लड़की थी कि बड़ी मजबूरी के आलम में अपना वजूद इरशाद को सौंपी थी। इसलिए मेरे लिए ये रात बहुत तकलीफदा थी। इरशाद अपनी जुनून भरी शिद्दतें मुझ पर निछावर कर रहे थे। मैं तो इनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये फिर भी मुझे अपने पास खींच रहे थे। वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। इनकी अजियतें सह सहकर सुबह हो गई थी। अगली सुबह तो मुझे चिच्चा चिच्ची भी नहीं आए थे मुझे लेने के लिए। वो तो अपने बेटे के पास परदेश जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने तो मुझे भी आने के लिए मना कर रखा था। अब मेरे पास इस घर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तो इस घर को अपना समझकर आई थी कि मुझे यहाँ पर नए रिश्ते मिल जाएंगे और मेरी अपनी जिंदगी होगी, लेकिन मुझे इस घर में आकर पता चला कि मैं एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ गई हूँ। इरशाद के बाप और भाई ने शायद मेरा इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि इन्हें भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। चचा और चची के परदेश जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं बचेगा। शादी की पहली सुबह मेरी बावर्ची खाने से शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे शौहर इरशाद ने मुझे नींद में से जगा कर कहा था कि अब्बा के नाश्ते का वक्त हो गया है। आज तो मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हें खुद ख्याल रखना होगा। जाओ और जाकर अब्बा और भाई का नाश्ता बनाओ, इन्हें दफ्तर जाना है। ये कहकर इरशाद पलटकर सो गए थे और मैं जल्दी जल्दी शावर लेकर कमरे से निकली थी। मेरे लंबे घने सियाह बाल मेरी कमर को भिगो रहे थे। ससुर और जेठ की मौजूदगी में मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैंने पूरी तरह दुपट्टा ओढ़ा और बावर्ची खाने में जाकर जल्दी जल्दी काम करने लगी। शादी से पहले मुझे पास पड़ोस की औरतों ने कहा था कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि घर में कोई औरत नहीं है, अकेली राज करोगी, वरना सास और नंदे तो जीने नहीं देती।
लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मेरा अकेला होना मेरे लिए खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती था। अगर कोई और औरत होती तो शायद मुझे इतनी परेशानी ना होती, यह खौफ ना होता कि मैं तन्हा हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने ससुर और जेठ से खौफ आ रहा था। वो दोनों ही बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। बावर्ची खाने के सामने ही डाइनिंग टेबल थी और दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। मैं तेजी से हाथ चलाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस बावर्ची खाने की चीजों का मुझे इल्म नहीं था और मैं हर चीज तलाश कर रही थी। जब थोड़ी और देर गुजर गई तो मेरे जेठ उठकर बावर्ची खाने में आ गए। ये मेरी और इनकी पहली बाकायदा मुलाकात थी। सर से पांव तक मुझे गौर से देखते हुए कहने लगे, इतनी देर से क्यों उठी हो, रात सोई नहीं थी क्या? इनकी इस बात ने मुझे ऐसे शर्मिंदा किया था कि मैं नजर तक न उठा सकी। वो खुद एक शादीशुदा मर्द थे और इसके बावजूद वो मुझसे इस तरह का सवाल कर रहे थे। मैंने नजर चुरा कर कहा कि मुझे नाश्ते का वक्त मालूम नहीं था, कल से वक्त पर बना दूंगी। वो मेरे करीब आ गए, कहने लगे, देर हो रही है, लाओ मैं मदद करा दूं। यह कहकर उन्होंने मेरे हाथ से चाय का मग इस तरह लिया कि इनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैं एकदम घबराकर पीछे हुई तो जलते हुए चूल्हे से मेरा दुपट्टा जा गिरा। रेशमी दुपट्टे ने फौरन चिंगारी पकड़ी थी। मेरे जेठ ने एकदम ही मेरा दुपट्टा खींचा और दूर फेंककर अपने पैरों से आग बुझा दी। बिना दुपट्टे के मैंने खुद को जेठ के आगे पाया तो जल्दी से अपने बाजुओं सीने पर लपेट लिए, लेकिन मेरे गीले बाल मेरे वजूद को भिगो चुके थे। मैंने रेशमी गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था जो थोड़ा थोड़ा भीगने की वजह से हर बार हो गया। बाल भी खुले हुए लहरा रहे थे। मेरे जेठ ने भरपूर नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, इरशाद की किस्मत अच्छी है जो निकम्मा और कामचोर होने के बावजूद भी इसे इतनी हसीन बीवी मिल गई है। मैं एकदम ही शर्म से जमीन में गिर गई और वो चाय का कप लेकर किचन से निकल गए। इतनी देर मुझे लगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकूंगी। मुझे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से ससुर का नाश्ता ट्रे में रखा, अपना जला हुआ दुपट्टा वापस लपेटा और इनके आगे नाश्ता ले गई। इनकी निगाहें भी बार बार मेरे चेहरे का जायजा ले रहे हैं। फिर वो दोनों नाश्ता करके चले गए तो मैंने ये गहरी सांस ली। सब कुछ सिमट कर कमरे में पहुंची तो मेरा शौहर अब भी सो रहा था। दोपहर के 4 बजे के करीब वो उठा और नाश्ता मांगने लगा। मैंने बिना कुछ कहे अपने शौहर का भी नाश्ता तैयार कर दिया। फिर वो कहने लगे, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा। अब अगर तुम्हें अपने कमरे में बुलाए तो फौरन चली जाना, ज्यादा नखरे ना दिखाना। इनकी बात सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि अब्बा अपने कमरे में क्यों बुलाएंगे? इरशाद जो नाश्ता करके उठ रहा था कहने लगा कि अपनी खिदमत के लिए, और क्यों बुलाएंगे। ये कहकर वो तो चला गया, लेकिन मुझे सुबह वाला मंजर याद आने लगा। फिर जैसे तैसे मैंने रात का खाना तैयार किया और मेरे ससुर और जेठ घर लौट आए। मेरे जेठ की अपनी दुकान थी, कारोबार अच्छा चलता था। ससुर भी इनके साथ दुकान पर होते थे, जबकि मेरा शौहर एक अय्याश फितरत का आदमी था जो सारा वक्त दोस्तों में गुजारते था। इस पर ना ही घर की जिम्मेदारी थी और ना ही इसने मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की थी। मैंने खाना लगाया तो जेठ और ससुर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। बर्तन धोकर मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं कमरे में वापस लौटती मेरे जेठ ने आवाज दी। वो अपने कमरे में थे। इनकी आवाज सुनकर मजबूरन मैं इनके कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर नीम दराज थे। कहने लगे कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। ये सुनकर मैं घबरा गई। वो मेरे लिए नामहरम थे, गैर मर्द थे, मैं कैसे इनका सर दबा सकती थी। मैं इसी कश्मकश में खड़ी थी कि वो गुस्से में कहने लगे, बैरी हो क्या, आवाज नहीं आती? अगर कोई और वक्त होता तो मैं मना कर देती, लेकिन इरशाद ने जाते वक्त भी मुझे बार बार यही ताकीद की थी कि मैं इनके भाई की किसी बात पर इनकार न करूं। इसलिए मैं सर दबाने के लिए इनके करीब जाकर बैठ गई और धीरे धीरे सर दबाने लगी। वो लेटे हुए थे और मैं इनके बहुत पास थी। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा है। मेरा दुपट्टा खांधे से सरक कर नीचे गिरा था। मैंने घबरा कर दुपट्टा ठीक करना चाहा तो वो कहने लगे, ये तुम क्या इतनी बड़ी चादर पहने घूमती हो, ये घर है, बाजार नहीं। और फिर उन्होंने खुद मेरे दुपट्टा उठाकर एक तरफ रख दिया था। कहने लगे कि मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारे शौहर का बड़ा भाई हूँ, मेरी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मेरी जान निकल गई थी। वो जोर से बोले थे। अब खामोशी से मेरा सर दबा दिया। मेरे हाथ पांव कब कपाने लगे थे, लेकिन मजबूरी के आलम में बस बैठी इनका सर दबा रही थी और वो अपनी गहरी निगाहों से मेरे
वजूद का जायजा ले रहे थे। जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो सब मेरे ससुराल से आए थे। चचा चाची ने तो मुझे 2 जोड़ों में रुखसत किया था और ये कपड़े कुछ अजीब ही तरह से सिले हुए थे। गहरे गीले चिस्ट लिबास ढलते हुए कांधे और ऐसे में जेठ के करीब बैठकर इनका सर दबाते हुए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का शिकार थी। कभी अपना गला ठीक करती तो कभी अपने बाल संभालती, साथ साथ मैं इनका सर भी दबा रही थी। कुछ देर गुजरी कि मेरे ससुर आवाज देने लगे। मेरे जेठ कहने लगे, जाओ जाकर अब्बा की खिदमत करो, मेरे पास बाद में आ जाना। और फिर वो करवट बदल कर लेट गए। मेरी जान में जान आई। मैं अपना दुपट्टा लेकर वहां से बाहर निकली तो ससुर ने एक नई मुसीबत डाल दी। कहने लगे, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर दबा दो। जब मैंने इनके पाँव दबा दिए तो वो औंधे हो गई। कहने लगे, मेरी कमर का मसाज करो। ये सुनकर मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गई, लेकिन वही मामला था कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने अपने बूढ़े ससुर की कमर पर तेल की मालिश शुरू कर दी। वो अजीब सी आवाजें निकालते रहे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी सास बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। दोनों बच्चे छोटे थे, इनको पालने के चक्कर में मेरी जवानी निकल गई। अब मुझे लगता है कि मैं दोबारा जवान हो रहा हूँ, खासकर जब से तुम रुखसत होकर आई हो। मुझे अपना आप बड़ा तंदुरुस्त महसूस हो रहा है। ससुर की ये बातें बहुत ही गैर मुतखा और अजीब सी थी। मैंने बस जैसे तैसे इनकी मालिश की और फिर इनसे इजाजत लेकर वापस अपने कमरे में भागी। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसू थूर के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जात बिल्कुल बेमानी हो। अपनी इतनी बेतुखोरी मुझसे बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी। एक पल मेरे लिए अजाब था। रात 2 बजे के करीब इरशाद घर लौटे तो वो गुनगुनाते हुए बाइक की चाबी अंगली में घुमाते कमरे में आए थे। मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने इन्हें बता दिया कि किस तरह इनके भाई ने मुझसे अपना सर दबा दिया है, अब्बा ने कमर का मसाज करवाया है और मुझे ये सब कुछ कितना अजीब लगा है। सुनकर वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, पहले ही दिन तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। मेरे बाप और भाई से तुम्हें क्या मसला है? वो दोनों शरीफ और इज्जतदार हैं। जो वो कहते हैं तुम्हें वही करना होगा। ये कहकर इरशाद बिस्तर के ये कोने से टिक कर बैठ गए। अपने जूते उतारकर उन्होंने हवा में उछाले और गुनगुनाते हुए शावर लेने चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो मुझसे अपना हक वसूल करने लगे। मैंने इरशाद से कहा कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आपके अब्बा और भाई मुझे अपनी बीवी की तरह ट्रीट करें। ये सुनकर इरशाद ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगा दिया। कहने लगे कि वो तुम्हें अपनी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी समझते हैं और इसीलिए तुमसे कुछ काम कह देते हैं। तुम तो बहुत ही घटिया औरत हो जो मेरे बाप और भाई को गलत नजर से देख रही हो। इरशाद का थप्पड़ खाने के बाद मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मुझे हरगिज भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझ पर हाथ उठा देंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जबरदस्ती हक जोजियत वसूल कर रहे थे। बिलाखिर मैंने थक हार कर अपना वजूद इनके सुपुर्द किया था, लेकिन आंखों से बहते आंसू किसी तौर रुके ही नहीं थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक झटके से दूर किया और कहने लगे, अजीब सी औरत हो, तुम्हारे साथ तो कोई खुशी भी नहीं मिलती। और फिर वो करवट बदल कर सो गई और अगली सुबह मुझे समझ आ गया कि वो अपने बाप और भाई की इतनी गुलामी क्यों करते थे। इनके भाई ने हैवी बाइक की चाबी तोहफे के तौर पर इनके हाथ में रखी थी और कहा था कि इरशाद, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, अब तुम मजे से अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। फिर कुछ पैसे इनके अब्बा ने इनके हाथ पर रख दिए थे और इन्हें लेट नाइट पार्टी की इजाजत दे दी थी, जिसका मतलब था कि अब वो सुबह से पहले घर नहीं लौटने वाले थे। और मैं समझ गई थी कि इरशाद अपने बाप और भाई की वजह से ही इस हाल को पहुंचे हैं कि इन्हें सही और गलत का भी एहसास नहीं। वो कामचोर और निकम्मे तो बन ही गए थे, साथ साथ उन्होंने मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं की थी। कुछ देर बाद इनके बाप और भाई तो दुकान के लिए निकल गए थे। इनके पीछे ही इरशाद भी निकलने लगे। आज इरशाद सुबह जल्दी उठे थे। मुझे लगा था कि शायद वो घर पर ही रहेंगे, लेकिन वो मुझे बिना कुछ बताए कहीं चले गए और जाने से पहले सौदा लाने की जिम्मेदारी भी मेरे सर डाल गई। कहने लगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, तुम सौदा खुद ले आना। उन्होंने मेरे हाथ पर चंद 100 रुपये रख दिए थे और चले गए थे। मजबूरन घर की सफाई से फारिग होकर मैं बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। बाजार में एक औरत ने मुझे आवाज दी जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानती थी। मैं इसका चेहरा देखने लगी। वो मुझसे उम्र में कुछ बड़ी थी। धीरे धीरे मेरे पास आई और कहने लगी, तुम इरशाद की बीवी हो ना? मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया तो वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं जमीर की बीवी हूँ, कुछ अरसे पहले हमारी तलाक हो गई थी। ये सुनते ही मैं समझ गई कि वो मेरी जेठानी
थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो हम बैठकर बात करें। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इसके साथ एक चाट शॉप पर बैठ गई। इसने चाट की 2 प्लेटें ऑर्डर की और फिर कहने लगी कि मेरे घर वालों ने बड़े मान के साथ मुझे रुखसत किया था, लेकिन जमीर के घर आकर मुझे पता चला कि मैं कैसी वहशी लोगों में फंस गई हूँ। जमीर के बाप की नीयत ठीक नहीं है, वो बहुओं को बेटी की नजर से नहीं देखती और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि जमीर की अपनी नीयत भी खराब है। हमारे घर एक मुलाजिमा आती थी सफाई सुथराई के लिए। जमीर इस पर बुरी नजर रखते थे, शायद इनके बाप की तरबियत ही ऐसी थी। यह कहकर इसने एक लंबी सांस ली थी। फिर कहने लगी, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पानी सर से गुजर जाए, इससे पहले तुम अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देना। मैंने भी रिश्ता निभाने की खातिर बहुत अरसे तक अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बात मेरी इज्जत पर आई और सब कुछ मेरे हाथ से फिसलने लगा तो मैंने अपने माँ बाप को हर बात बता दी और इस तरह मेरी और जमीर की तलाक हो गई। शायद अभी तुम्हें मेरी बात समझ न आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। बस मुझे पता चल गया था कि इरशाद की शादी हुई है। इरशाद के कुछ रिश्तेदारों से मेरे अब्बा की दोस्ती है, वहीं से तुम्हारी और इरशाद की शादी की तस्वीरें मुझे मिली थी और देखो नसीब में हमारा मिलना लिखा था। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे जैसे गलती ना करना। इरशाद के भाई की बीवी की बात सुनकर मैंने इन्हें बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। चिच्चा चिच्ची मुझे छोड़कर परदेश जा चुके हैं और अब मुझे हर हाल में इरशाद के घर में ही गुजारा करना होगा। मेरी जेठानी ने हमदर्दी से मुझे देखा और कहने लगी कि इस घर में रहने से अच्छा है तुम किसी दारुल अमान में पनाह ले लो। फिर इसने अपना एक फोन नंबर मुझे दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मुझसे राबिता जरूर करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ देर हम साथ बैठे और फिर मैं वापस घर आ गई। मेरा सारा ध्यान नाइला भाभी की बातों पर था, जो जमीर भाई की साबिका बीवी थी। कुछ हद तक तो इनकी बातें मुझे ठीक ही लगी थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। मगर आने वाले 3-4 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि इनकी हर बात ठीक थी। किसी न किसी बहाने से मेरे जेठ बावर्ची खाने में आ जाते। मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कई बार उन्होंने मुझे जानबूझकर छूने की कोशिश की थी और ये बात मैं जब भी इरशाद के सामने कहती तो वो उल्टा मुझे डांट टपट कर चुप करवा देते, क्योंकि इन्हें घर बैठे मुफ्त में हर चीज मिल रही थी। ऐसे में वो मेरे खातिर ना ही आवाज उठा सकते थे, ना ही मुझे अपने बाप और भाई की गंदी नजरों से बचा सकते थे। लेकिन एक दिन जब मेरे सब्र का हद पार हुई और मेरे जेठ ने मेरा दुपट्टा खींचा तो मैंने इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, पहले मेरे जेठ ने मुझे मारा, फिर मेरे ससुर ने और फिर मेरे शौहर ने। तीनों ने बारी बारी मुझे इतना मारा था कि मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। इनकी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। इन तीनों को अच्छी तरह मालूम था कि मैं बेसहारा हूँ, इसलिए मार पीट के वो बेफिक्र हो गए थे। मगर मैंने चुपके से अपने शौहर के मोबाइल से ही नाइला भाभी को फोन मिलाकर इन्हें सारी बात बता दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुम कहोगी तो मैं पुलिस लेकर आऊंगी और तुम्हें बचा लूंगी। मैंने इनसे कहा कि बस मुझे बचा लें और फिर कुछ ही देर बाद वो पुलिस लेकर आ गई थी। उन्होंने मेरे ससुर, जेठ और शौहर तीनों को डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशानात इस बात की गवाही थे कि मैं सच कह रही थी। वो तीनों हवालात पहुंच गए थे। जबकि नाइला भाभी मुझे अपने घर ले गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने ही घर में ऊपर वाला पोर्शन दे दिया था। वहाँ एक छोटा साइज स्टोर टाइप कमरा था। वो कहने लगी, तुम अभी यहाँ गुजारा करो, फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत था कि वो मेरी मदद कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने इस कमरे को साफ सुथरा करवा दिया, साथ ही मुझे सिलाई का काम दिलवा दिया। मैं चची के घर में भी कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी, यहाँ भी कपड़े सीकर गुजारा करने लगी। नाइला भाभी की भाई भाभी माँ बाप बहुत अच्छे थे, वो मेरा ख्याल रख रहे थे। कुछ ही ऐसे बाद नाइला भाभी ने अपने कजिन से मेरी शादी करवा दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकती। इनका अपना भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो गया था। हम दोनों ही जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, जबकि मेरे जेठ, ससुर और शौहर को 2 साल की सजा हो गई थी। कभी माजी में पलट कर देखती हूँ तो बहुत डर लगता है कि अगर इस रात मेरी इज्जत लुट जाती, अगर मैं बर्बाद हो जाती तो क्या होता। मैं सब वालिदैन से यही कहूंगी कि अपनी बेटियों की शादियां समझ कर करें, क्योंकि आजकल किसी की नीयत में कैसा फितूर हो कोई नहीं जानता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।